नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मिर्गी रोग के इलाज के बारे में। मिर्गी रोग को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं और मिर्गी रोग के तरह तरह के स्थानीय उपचार के तरीके हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आज भी भ्रम की स्थिति है। हालांकि मिर्गी के रोग के उपचार में काफ़ी तरक्की हो चुकी है। हमारे साथ आज न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नीरेंद्र राय जी स्टूडियो में हैं, जिन्होंने जीबी पंत दिल्ली से डीएम की उपाधि हासिल करी और उसके बाद एम्स भोपाल में करीब 10 वर्षों तक काम करने के बाद अब उन्होंने न्यूरो सिटी भोपाल में स्थापित करी है और वह आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हैं। डॉक्टर नीरेंद्र राय साहब, जैसा कि मिर्गी के बारे में मैंने बताया कि तरह तरह के लोगों में भ्रांतियाँ, लोग मिर्गी के अंदर जो है जूता सूंघाते थे, हम लोग देखते थे, और मिर्गी के उपचार को लेकर गाँव के अंदर तो झड़वाते और फुकवाते भी थे। तो वास्तव में ये मिर्गी रोग है क्या? क्यों ऐसा हो जाता है कि एक आदमी जो रहता है अचानक से गिर जाता है और उसको जो है झटके आने लगते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर देने से पहले मैं मिर्गी क्यों होता है इसका थोड़ा सा इसको सारांश में जी बताइए। चर्चा करना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे हम सब घर में देखते हैं, बिजली के तार आपस में जुड़े होते हैं और अगर थोड़ा सा ढीला होता है तो स्पार्क करता है। जी। वैसे ही ब्रेन में हमारे सारी तंत्रिकाएं बिजली के तार की तरह से ही कार्य करती हैं और बिजली के तार की तरह से कार्य करती हैं, और उसमें अगर शॉर्ट सर्किट जिसे कहें या स्पार्क कह दें हो जाए तो वो करंट इधर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने लगती हैं। शॉर्ट सर्किट या वो आपस में मतलब कि ये कहें कि एक तरफ से अपने सही रास्ते पर न जाके रास्ता बदल लेती हैं और ज़्यादा करंट फैलने लगती है। उसी प्रकार से ब्रेन में तंत्रिकाएं में ज़्यादा करंट फैल जाती है और जिस जगह पे करंट फैलती है वो लक्षण दिखते हैं। जैसे हमारा ब्रेन का कुछ हिस्सा देखने का काम करता है, कुछ मस्तिष्क का कुछ हिस्सा हाथ पैर को कंट्रोल करने का काम करता है, कुछ हिस्सा बोलने को कंट्रोल करता है। तो जिस हिस्से में करंट निकल जाएगा उस हिस्से से की गड़बड़ियां लक्षण के रूप में दिखेंगी। तो हो सकता है कि चेहरा ऐसे ऐसे हिलने लगे, हो सकता है हाथ ऐसे ऐसे हिलने लगे, हो सकता है आंखों के सामने विभिन्न प्रकार के चित्र दिखने लगे, मरीज अचानक आवाज बंद हो जाए, चुप हो जाए, कुछ अजीब तरह की चीजें सुनाई दें, चक्कर आ जाए। ये सब होती हैं, लेकिन ये 1 या 2 मिनट के लिए ही होती हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की बात से ये तो तय हो गया है कि ये जो है कोई वहम वाली चीज़ नहीं, कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि ये जो है ब्रेन के जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं उनके अंदर गड़बड़ी होने से इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हमको उसका उपचार करना चाहिए। दमोह से हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी दुबे जी नमस्कार। महेंद्र पटेल दमोह से। जी नमस्कार। श्रीमान जी को मेरा नमस्कार है। मेरा प्रश्न यही है कि सर, जो गांव देहात में भ्रांतियां होती हैं कि चक्कर आ रहा है, कहीं कोई मतलब आ गई है पानी से देखकर, वो मिर्गी को समझ नहीं पाते, डॉक्टर का इलाज नहीं कर पाते हैं और मतलब ये दूसरी तांत्रिक विद्याओं में लगे रहते, तो बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान प्रकाशित करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि आग और पानी देख के बढ़ जाता है जो आपने पूछा। तो ये हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, वो ये जानते थे कि अगर मिर्गी आग या पानी के सामने आ गया, पानी में आ गया, तो पानी में वो डूब जा सकता है, क्योंकि उस समय जिस समय मिर्गी आता है उसमें मरीज बेहोश हो जाता है। उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि वो कहाँ है, उसकी सांस रुक सकती है, और वो जो कहते हैं चुल्लू भर पानी, तो नाक में अगर पानी घुस गया तो सांस रुक सकती है। तो इसलिए हम, या आग पे गिर गया तो वो जल सकता है, और उसमें चूंकि वो बेहोश होता है तो अपने आप को बचा नहीं सकता, वो आग में ही जलता रह जाएगा। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि आग और पानी के निकट न जाओ, तो उसको लोगों ने बना लिया कि आग और पानी देख के बढ़ जाता है। ये एक बचाव का तरीका था। लेकिन ये क्योंकि हम लोग चर्चा किए थे कि ये ब्रेन में करंट अनियंत्रित होकर फैलने लगता है, जिसकी वजह से ये मिर्गी होती है, तो इसका इलाज संभव है और ये इसके लिए चिकित्सक से मिलना जरूर चाहिए और इसका इलाज 100% संभव है। तो चलिए हम आप आगे बातचीत करेंगे कि कैसे इलाज हो सकता है, और आपके दिमाग में कोई और भी सवाल हो तो हमारे नंबर आपके लिए यहाँ पर हैं। हमारे एक फ़ोन नंबर है 2660049, जिसके पहले भोपाल के बाहर के दर्शक 0755 लगाना ना भूलें, और एक नंबर हमारा टोल फ्री है, अर्थात इस पर फ़ोन करने का आपको शुल्क नहीं लगेगा। ये नंबर है 1800 233 0040, नंबर आपके स्क्रीन पर भी है।
डॉक्टर साहब, इलाज को लेकर भी जो है बड़ी सारी चीज़ें रहती हैं कि कई लोग कहते हैं साहब कि दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं और बीच में दवाई छोड़ दी अगर, और मान लीजिए दवा लेते लेते भी अटैक आ गया तो फिर उस दिन से फिर 3 साल के लिए दवाई होती हैं, तो कैसे दवाइयाँ देते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत रहते हैं क्या? दो सवाल हैं कि दवा कब तक खाना चाहिए, और दूसरा एक भ्रांति होती है कि दवाइयाँ गर्म होती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मिर्गी के बहुत तरह के वजह होते हैं और उन वजह के हिसाब से हम कब तक दवाइयाँ देना है। डॉक्टर साहब, एक कलकत्ता से कॉल आ गया सौरभ पाठक जी का, वो ले लेते हैं। वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सौरभ पाठक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं सौरभ पाठक कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, मिर्गी की समस्या क्या अनुवांशिक भी हो सकती है, और मिर्गी का चिल्ड्रेन और एडल्ट में उपचार के क्या प्रावधान है? थैंक यू जी, बहुत अच्छा सवाल है। मिर्गी अनुवांशिक हो सकती है, लेकिन अनुवांशिक में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि सीधे माता से या पिता से पूरी तरह से अंदर बच्चों में आ जाए। मिर्गी में ऐसा सीधा सीधा प्रवेश मिर्गी का माता से बच्चों में इतना कॉमनली नहीं देखा गया है। ज़्यादातर अनुवांशिक होते हैं तो कुछ लोगों में हो सकते हैं, सब में नहीं होते। तो अनुवांशिक कारण मिर्गी के कम हैं, किसी और दूसरी वजह से होने वाले कारण ज़्यादा हैं। तो ये तो हो गया। तो इसलिए किसी को ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर माता को है तो पिता को है तो बच्चों को भी हो ही जाएगा। इसकी संभावना काफ़ी कम है लेकिन काफ़ी कम है, तो ये डरने की वजह नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरा सवाल था इनका कि बच्चों में तो हर उम्र के साथ साथ मिर्गी के वजह अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चा जब माता के गर्भनाल से निकल रहा है उस समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो वजह अलग होगा। एक यंग आदमी है, मोटरसाइकिल से चला रहा है, बिना हेलमेट पहन के चल रहा है, गिर गया, ब्रेन में चोट लग गया, उसके वजह अलग हो जाएंगे। कभी टीबी और कोई इन्फेक्शन ब्रेन में हो गया, उसकी वजह अलग हो जाएगी। बुजुर्ग आदमी है, ब्रेन अटैक हो गया, लकवा मार गया, वो भी एक वजह हो सकता है। तो इस प्रकार से मिर्गी किसी भी उम्र में हो सकती है और सबके वजह अलग हैं। और उपचार के तरीके भी मिर्गी की वजह को पहचानते हैं डॉक्टर, और अलग अलग दवाएं। मान लीजिए 10 दवाएं हैं मिर्गी की, ऐसा नहीं कि कोई भी दवा सब में काम कर जाएगी। तो अलग अलग दवाएं उसके कारण को खोज के और उस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। और समय भी 3 साल, 5 साल या 10 साल निर्भर करता है मिर्गी के कौन से कारण हैं, इस पर निर्भर करता है। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना है चाहता हूँ, मिर्गी और लकवा एक ही चीज है कि अलग अलग है? दूसरी चीज, मिर्गी की रोगियों के सर्दी के दिनों में किस प्रकार से उनका रखरखाव रखना चाहिए, कैसा ध्यान रखना चाहिए? मिर्गी और लकवा इन्होंने पूछा है। नहीं, मिर्गी अलग है और लकवा अलग है। लकवा होता है जो ब्रेन में खून की नली ब्लॉक हो जाए या जाम हो जाए तो एक तरफ का हाथ पैर कमजोर हो जाए, जिसको अधरंग भी कहते थे, या फालिज मारना या हवा मारना जो कहते थे, वो लकवा है। और अगर किसी को पहले लकवा मारा है तो बाद में मिर्गी हो सकती है। तो लकवा मिर्गी का एक वजह हो सकता है, लेकिन मिर्गी और लकवा अलग है। मिर्गी होता है कि मरीज अचानक बेहोश हो जाए और उसके हाथ पैर टाइट हो गए, आंखें पलट गई, मुंह से झाग फंस कर आ गया, जबान कट गई, पेशाब निकल गया, और 2-3 मिनट तक वो टाइट रहता है शरीर। फिर वो थोड़ी देर 15-20 मिनट 10 मिनट के लिए वो मदहोश होता है और फिर वो होश में आता है, पूरी तरह से चैतन्य हो जाता है और आधे घंटे 45 मिनट में वो ठीक हो जाता है। और लकवा में अगर मार गया तो वो दिन महीनों तक आधा अंग कमजोर रह सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे बगल में एक बच्चा था, वो एक बार छत से गिर गया था और उसके बाद क्या हुआ कि वो कई बार ऐसे बैठा बैठा खो जाता था, उसको ऐसे झटके वगैरह नहीं आते थे। जब उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने बोला कि इनको भी एक तरीके की मिर्गी है और इसके अंदर ऐसी होता है, और फिर उसको भी दवाइयाँ दी गई। तो ये किस तरीके की मिर्गी होती है? ये भी मिर्गी है। आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि पूरी तरह से हाथ पैर टाइट हो गए, आंखें पलट गई, वही मिर्गी है। मिर्गी के 10 प्रकार लक्षण होते हैं। जैसे बैठे बैठे आपने कहा खो गए, तो जो हमने चर्चा किया था कि हमारे मस्तिष्क में अलग अलग हिस्से अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो जो सोच को कंट्रोल करता है, अगर उस जगह पे अगर करंट निकला, चिंगारी निकली और हमारे सोच को अनियंत्रित कर दी, तो कहीं बैठे बैठे खो जाएंगे, फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये होगा कि 1 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए कहीं वो बच्चा खो गया, पूरी तरह से पर्यावरण से, वातावरण से कट गया जी, और फिर अचानक वापस आ गया। तो लगता है अरे कहाँ बैठे हुए थे, जैसे कि दिन में सपने देख रहे हैं। और ये बार बार कोई भी
प्रक्रिया कुछ समय के लिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए एक ही जैसी बार बार हो रही है तो ये मिर्गी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब जैसे उसको तो गिर जाने की हिस्ट्री थी, तो कई बार क्या चोट लगने के कारण भी दिमाग में या गिर जाने के कारण भी मिर्गी आ सकती है? जी, ये जैसे हमारे ब्रेन को भगवान ने ऊपर एक हड्डी से कवर किया हुआ है, जी जी जी। तो ये हमें चोट से, छोटे मोटे चोट से बचाता है। लेकिन अगर बड़ा चोट हुआ, जो छत से गिर गया या बहुत तेज डंडा मार दिया या मोटरसाइकिल से गिर गया, तो वो हड्डी, ऊपर की हड्डी को तोड़ के अंदर का ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, जी जी जी। उस पर दाग पड़ जाता है। और क्योंकि वो तंत्रिकाएं सब बिजली के तार के नेट का एक बहुत बड़ा जंजाल कहें, जंगल है, जाल है वो, तो उसमें अगर तार एक दूसरे से कट गए, दाग पड़ गया, तो मैं तार जो बोल रहा हूं वो एक सामान्य भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूं, जी जी जी। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। लेकिन वो अगर एक दूसरे से टूट गए, वहां दाग पड़ गया ब्रेन में, तो वो मिर्गी का कारण हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आमतौर पर जैसे मान लीजिए, जैसा आपने बताया और जैसा कि आम लोग समझते हैं कि जैसे झटके आते हैं तो ही लोग कहते हैं भाई ये मिर्गी हो गई, और दूसरी तरीके की मिर्गी भी जैसे आपने बात करी कि बच्चा गिर गया था, अचानक से खो गया। आमतौर पर कोई भी मरीज़ जैसे ऐसे कौन से उनको सिम्टम्स आए कि वो आपके पास न्यूरो फिजिशियन के पास जाए कि मैं साहब अपनी मिर्गी रोग है या नहीं, इसकी जांच करा लूं, और कौन कौन सी जांचें करते हैं आप मिर्गी के लिए आमतौर पर? ये सबके लिए बहुत ध्यान देने की चीज़ है। कोई, मैंने जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि कोई भी घटना, एक जैसी घटना बार बार हो रही है और थोड़ी देर के लिए हो रही है, 1 मिनट के लिए, जैसे कि ये भी हो गया, जैसे कि ये भी हो गया, जैसे कि खो गए कहीं, कोई भी एक ही तरह की हो रही है बार बार, जैसे कि ये हाथ ऐसे ऐसे ये कांप रहा है, या चेहरा थोड़ी देर चेहरा के कांप पीछे आ रहा है, गया, या आंखें खलपड़ जल रही हैं, ये तो छोटा मिर्गी है, जिसको छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं छोटा मिर्गी है, फोकल सीजर, फोकल सीजर, जी, जी। जो कि ब्रेन के एक हिस्से में ही जो शॉर्ट सर्किट बना वो एक हिस्से तक ही रह गया। लेकिन अगर ये फैल के पूरे ब्रेन में पहुंच गया तो इस छोटी घटना के बाद पूरी हाथ पैर टाइट हो जाना, आंखें पलट जाना, ये तो जिसको हम बोलचाल की भाषा में मिर्गी कहते हैं, जी, जी। तो ये पूरे ब्रेन में फैल गया तो ये होगा। और अगर छोटे देर के हुआ तो चाहे वो कुछ कहे कि नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, या मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, या मुझे कोई खुशबू आ रही है थोड़ी देर के लिए, यही घटना अगर बार बार हो रही है तो ध्यान देने तो की ध्यान देने की। एक बार हुई तो नहीं है, लेकिन बार बार हो रही है, एक ही जैसा घटना वो बार बार कह रहा है, तो ये मिर्गी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि अगर एक जैसे कोई अजूबे सिम्टम्स आपके अंदर बार बार उठ रहे हैं तो हो सकता है कि वो कोई फोकल सीजर के कारण हो और ब्रेन के किसी हिस्से में कोई व्यवधान हो, इसलिए इस तरीके से हो रहा, जो कि डॉक्टर साहब ने इमिटेट करके भी आपको बताया। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने न्यूरो फिजिशियन से सलाह लें, उसको एक छोटा सिम्टम मानकर उसको टालें नहीं। राजस्थान से हमारे साथ मीणा जी जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। नमस्कार, जी सर, पूछिए सवाल सर, पूछिए। ये कह रहा था कि कोई पेशेंट है मिर्गी का। जी सर, हाँ मिर्गी का पेशेंट है, तो उसको फर्स्ट एड, जैसे उसको मिर्गी आती है तो फर्स्ट एड क्या रहेगा सर? जी, बहुत अच्छा मीणा जी आपने सवाल पूछा है। देखिए, जब मिर्गी आती है और जो हमने चर्चा की बड़ी मिर्गी आती है तो मरीज पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। उसके मुंह में जो लार बनता है, उसके जीभ पे कंट्रोल नहीं रहता, और उसके नाक से सांस पे उसका कंट्रोल नहीं होता। तो अगर वो गिर गया है तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसका नाक से हवा जाने का मार्ग अवरुद्ध ना हो, कोई पानी ना हो, कोई तकिया ना नाक पे लगा हो, क्योंकि वो 2 मिनट तक वो बेहोश रहेगा। तो पहला ध्यान तो ये रखना है कि उसके नाक मुंह सब खुले हों। दूसरा है कि उसके दांत बहुत कस के भींचे होते हैं, तो उसमें उंगली डाल के दांत खुलाने की कोशिश ना करिए, और ना ही चम्मच डाल के दांत खोलने की कोशिश करिए। उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली कट जाएगी, चम्मच डालेंगे तो मरीज का जीभ या दांत टूट जाएगा। तो और वो कांप रहा है, वो कन्वल्ज कर रहा है, टाइट हो गया शरीर, कांप रहा है, तो उसको करवट लेटा दीजिए, मुंह थोड़ा नीचे की ओर हो, ताकि जो मुंह से लार बन रहा है वो पीछे सांस नली में जाने के बजाय बाहर गिर जाए, नाक खुला हो, तो ये इस तरह से रहे, ये इधर से लार गिर जाए। और वो कांप रहा है तो उसको रोकने की कोशिश मत करिए। अगर आप उसको कस के रोकने की कोशिश करेंगे तो उसके बाह की हड्डी टूट सकती है, पैर की हड्डी टूट सकती है। तो अगर वो कांप रहा है तो उसे कांपने दीजिए, 2 मिनट में वो कंपन बंद हो जाएगी, 2 मिनट में ये मिर्गी बंद हो जाता है सामान्यतया, और मरीज अगले 5 से 7 मिनट में होश में आ जाता है। जब तक पूरी तरह से होश में ना आ जाए,
मुंह से कुछ खाने पीने के लिए मत दीजिए। लोग सोचते हैं कि शुगर कम हो गया, बेहोश मरीज के मुंह में चीनी डालने लगते हैं, वो बिल्कुल ना करें गलती, क्योंकि उसमें उसके सांस नली में जाके सांस की नली अवरुद्ध हो सकती है, बंद हो सकती है। और अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा लगातार कांप रहा है तो ये मिर्गी कंट्रोल होने वाली अपने से नहीं है, फिर तुरंत में आप नज़दीक के किसी स्वास्थ्य केंद्र पे उनको लेके जाइए। तो घड़ी देख के सामान्यतः 2 मिनट में कांपने वाला जो टाइट होता है कमज़ोर हो जाता है, बंद हो जाता है, उसके बाद 5 मिनट में वो होश में आ जाता है। अगर वो नहीं आ रहा है 5-7 मिनट में होश में, तो इसका मतलब है कि ये मिर्गी को हम लोग कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जानलेवा हो सकता है, हार्ट की गति बदल सकती है। तो इसमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, और अगर 2 मिनट वाला है तो मुंह से कुछ न दें और नाक और मुंह खुला रहे। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर जैसे मान लीजिए किसी को झटके आए, जैसे गांव में होता भी था, उस समय रिकवर हो गए 2 मिनट बाद, और ना गए डॉक्टर को दिखाया, ना एपिलेप्सी की दवा दी, फिर झटका 6 महीने बाद आया, फिर झटका थोड़ा जल्दी आने लग गया, तो जो इलाज नहीं ले पाते इसका, उसके अंदर इस डिसीज़ की प्रोग्रेस किस तरीके से होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरीज तो हमसे भी कहता है जब वो तो 6 महीने बाद या साल भर बाद एक बार दौरा होता है तो हम क्यों इलाज कराएं, रोज क्यों दवा खाएं। जी। तो 2-3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि मिर्गी कंट्रोल नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है, नदी में चला गया, आग के बगल में चला गया और उसमें मिर्गी आया तो जान जा सकता है। ये तो बाहरी वातावरण से उसको खतरा है। जी। एक अंदर से होता है, उसको हम कहते हैं सूडेप, सडन डेथ। जब हमें मिर्गी आती है तो हमारे दिल की धड़कन अचानक बदल सकती है और उससे जान को खतरा होता है, और ये मिर्गी के मरीजों में बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो इसलिए मिर्गी का दवा चलाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है कि मिर्गी का वजह क्या है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, गांठ है, जो कि शुरू के स्टेज में जिसका कि इलाज संभव है, और बड़ा हो जाए तो उसका इलाज हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो इसलिए तीसरी वजह ये हो गई कि इसलिए वजह जानना बहुत ज़रूरी है। और चौथी वजह है कि हर मिर्गी अगली मिर्गी को बढ़ाता है। अच्छा। उसको किंडलिंग, विज्ञान की भाषा में उसको किंडलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो बार बार मिर्गी आती है तो वो तंत्रिकाएं अगली मिर्गी के लिए ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। तो इसलिए इन 4-5 वजह हैं जिसकी वजह से मिर्गी का इलाज बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मिर्गी का इलाज, क्योंकि डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि एक मिर्गी जो है दूसरी और मिर्गियों को जन्म दे देती है, क्योंकि निश्चित रूप से जैसा सर ने बताया कि जो सर्किट होता है, एक बार बिजली में व्यवधान आया और उसको सही तरीके से सुधारा नहीं गया तो डेफिनेटली आपस में जुड़े होने के कारण अन्य तंत्रिकाओं को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो आप दवाइयाँ देते हैं, मिर्गी की दवाइयाँ जो देते हैं, जो आपने बोला जैसे कि जिन लोगों को फुल ब्लोन झटके आते हैं, झटके वाली जो रहती है, इसमें कितने महीने कितने साल तक दवा देनी पड़ती है? और इसमें कुछ ऐसा भी रहता है कि बीच में मिर्गी का अटैक नहीं आना चाहिए, अगर अटैक आ गया तो दवाइयाँ फिर से शुरू कर देते हैं? जी। पहला सवाल का जो उत्तर देना चाहूँगा कि समय कितना होना चाहिए, तो ये समय मिर्गी के वजह पे निर्भर करता है। जैसे पहले हम लोग खुले में शौच कर सब लोग करते थे, तो उसकी वजह से शौच में कीड़ा का एक अंडा होता था, वो हमारे ब्रेन में चला जाता था कीड़ा बन के, तो उसका इलाज 2 साल 3 साल आसपास होता था। एक टीबी होती है ब्रेन की, उसका इलाज भी 2 से 3 साल होता है। फिर बच्चों में और बड़ों में थोड़ा वजह अलग होता है। बच्चों के ब्रेन ज़्यादा डेवलप हेल्दी होते हैं तो उनमें कम समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए होता है। मिर्गी कंट्रोल होने के बाद, अच्छा, एक बार मिर्गी बंद हो गई और 3 साल तक मिर्गी नहीं आई तो फिर हम दवा घटाने का सोचते हैं, वो भी धीरे धीरे। लेकिन ये बच्चों में, बड़ों में 4 से 5 साल। और फिर है कि कैसे पता करें कि दोबारा आने की संभावना है कि नहीं। तो कई बार मिर्गी की दवा घटाने से पहले हम ब्रेन की ईईजी करते हैं। अच्छा। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, जिसको कि ब्रेन के जो करंट की बात की थी, तो बहुत महीन करंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे करंट के सिग्नल होते हैं, उसको हम मशीन से पकड़ते हैं। उसमें हमें दिख जाता है कि दोबारा मिर्गी का संभावना है या नहीं है, कम है, तो वो भी एक निर्धारण करने में सहायता देता है। और तीसरी बात है कि मिर्गी कौन सी वजह है। कुछ मिर्गी ऐसे होते हैं जिसमें कि जीवन भर दवाएं लेनी पड़ जाती हैं, तो कोई नियम नहीं है। कई बार मरीज मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि साहब उस डॉक्टर ने तो कहा था कि 3 साल बाद बंद कर दो, आप तो बंद नहीं कर रहे हैं। तो हम मिर्गी की वजह पहचानते हैं। जैसे कुछ मिर्गी हैं जिसमें मरीज को कई ऐसे खाली झटके भी आ जाते हैं, जर्क कहते हैं जिसको, मायोक्लोनिक जर्क। जी। 12-13 साल की उम्र से शुरू होता है, 15 साल की उम्र से, और ऐसे जर्क आ जाते हैं बीच बीच में कभी कभी। उसको हम कहते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। तो उसमें बहुत लंबे दवाएं जानी पड़ जाती हैं, हो सकता है जीवन पर्यंत भी देनी पड़ जाए वो। तो इसलिए एक रूल नहीं है, नियम नहीं है कि हर मरीज को 5 साल में ही बंद करेंगे या 3 साल में ही बंद करेंगे। ये मरीज की वजह, उसका कारण क्या था, कि कैसा कंट्रोल था। और दूसरी वजह आपने कहा
कि एक बार आ गया तो फिर 3 साल, तो एक बार आया तो फिर 3 साल भी कोई नियम नहीं। ये है कि मतलब कि मिर्गी का वजह कंट्रोल में नहीं आया है, इसलिए उसको बीच बीच में हो रहा है। तो हम 3 से 5 साल अगर मिर्गी नहीं आया तो हम मानते हैं कि वजह जो कंट्रोल में हो गया है और शायद दवा घटाने से अब वो नहीं मरीज आए। ना आए, मिर्गी ना आए, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर साहब आम तौर पर जैसे मान लीजिए मैं मिर्गी का मरीज़ हूँ और मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, पिछले 1 साल से मुझे कोई भी अटैक नहीं आया, तो ऐसे कौन से मेरे जीवन के अंदर मैं सावधानियाँ बरतूँ ताकि वो ट्रिगर ना हो जाए? जी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रिगर बेसिकली ब्रेन को जब जब स्ट्रेस मिलेगा, जी जी जी। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, चाहे बाहरी वातावरण से स्ट्रेस मिले, चाहे हमारे अंदर का स्ट्रेस हो, चाहे हमारे दिनचर्या का स्ट्रेस हो, ये तीनों तनाव, बाहरी अंदर के सोच की, बाहरी वातावरण की, या हमारे दिनचर्या जैसे नींद है, इन सब कोई भी तनाव हो, बॉडी को स्ट्रेस मिलता है, बॉडी को तनाव मिलता है। और ये उससे जो मिर्गी- अल्कोहल सिगरेट इनका तो कोई इनका बहुत रोल है। अल्कोहल की वजह से भी मिर्गी आती है, और स्पेशली जो बहुत रेगुलर अल्कोहल पीते हैं और अचानक अल्कोहल छोड़ते हैं अचानक, तो भी मिर्गी आ सकता है, और बहुत ज़्यादा पीते हैं तब भी आ सकता है। ओह। तो ये बिंज ड्रिंकिंग जिसको कहते हैं, खूब एक दिन बैठे और खूब पी लिए, वो मिर्गी कर सकता है। कोई भी तनाव, हमारा एक शरीर का एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है, जी जी उस संतुलन में अगर ऊंच नीच हुआ तो मिर्गी आ सकता है। जैसे नींद, मिर्गी वाले मरीज को नींद पूरी लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। तो डॉक्टर साहब आपने जैसा कि बोला कि सर्किट की गड़बड़ी के कारण ये हो जाता है, तो कुछ ऐसा सर्जरी भी आजकल डेवलप हो गई कि अपन जाएं और थोड़ा, जैसे हमारे इलेक्ट्रिशियन आके सर्किट को सही कर देते हैं, तो कुछ सर्जरी से क्या हमेशा के लिए कुछ एपिलेप्सी ठीक हो जाती है? जी, ये बहुत ही नया डेवलपमेंट है, जी। नया, फिर भी 10-20 साल से चल रहा है ये, कि मिर्गी में हम ये मानते हैं कि 2/3 मरीज दवाओं से ठीक हो जाते हैं। जो बचे 1/3 मरीज हैं, उनमें दवाएं बहुत काम नहीं कर पाती हैं, 2 दवाएं 3 दवाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन तब भी कुछ मरीज जो हैं वो नहीं कंट्रोल होते हैं। तो नहीं कंट्रोल होने के भी 2 वजह होते हैं। जैसे हमने उसमें ब्रेन में कोई गांठ हो, दाग हो, एबनॉर्मेलिटी हम डिटेक्ट कर लेते हैं एमआरआई से। जो आपने पूछा था क्या क्या जांच जी, करते जी। हैं, तो एमआरआई होता है, ईईजी होता है, और एक वीडियो ईईजी भी करते हैं, जी जी जिसमें मरीज के रिकॉर्ड भी करते हैं, उसके वीडियो को भी रिकॉर्ड करते हैं और ब्रेन के करंट को भी रिकॉर्ड करते हैं, और उससे हम पता करते हैं कि ब्रेन के किस जगह से दौरा निकल रहा है। जी जी और अगर वो दवाओं से नहीं कंट्रोल हो रहा है, दवाओं से नहीं कंट्रोल होने का मतलब है कि अगर वो नियमित कम से कम 2 से 3 दवाएं 1 साल तक फुल डोज में, फुल मात्रा में, कम पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से ले रहा है और फिर भी दौरे आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो दवाओं से कंट्रोल नहीं होगा। तो इन मरीजों में वीडियो ईजी से पता करके कि किस जगह से दौरा निकल रहा है, फिर एमआरआई जो ब्रेन का फोटो खींचते हैं, उससे उसी जगह को कंफर्म करके, और तब हम डिसाइड करते हैं। कई बार एक और पेट स्कैन होता है जी या स्पेक्ट स्कैन होता है, उससे हम निर्धारित करते हैं। अगर सब जांच बताती है कि एक ही जगह से दौरा निकल रहा है, तो फिर उस दौरे का, उस जगह का सर्जरी करते हैं। उसको एपिलेप्सी सर्जरी कहते हैं। वो आसान नहीं है, कठिन है, और ऐसे जाके नहीं करा लेना है कि भाई हमको दौरे आ रहे हैं, हमको सर्जरी कर दो, क्योंकि उसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। बहुत सेलेक्टेड मरीज में बहुत ढंग से जांच करने के बाद फोकस हम करते हैं कि नहीं, इस जगह से ही दौरा निकल रहा है, तभी सर्जरी करते हैं। बहुत ही अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने कि मेडिसिन से बहुत सारी एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। कुछ परसेंट के अंदर काफ़ी बृहद जांचों के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि सर्जरी करना अथवा नहीं करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की बातचीत से ये आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, कि कोई भूत प्रेत या कोई चढ़ जाए चीज़, ऐसी चीज़ नहीं है, और किसी वहम में और किसी झाड़ फूक कराने की ज़रूरत नहीं है। एक ये बीमारी है जिसका उपचार न्यूरो फिजिशियन करते हैं, उनसे मिलें और उपचार लें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में इतने की जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।